नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कुछ महीने पहले ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। इस कदम के पीछे क्या राजनीति है? ये अकेला उत्तर प्रदेश नहीं है, बीजेपी शासित कुछ और राज्यों में भी इस तरह के प्रयोग हुए हैं कि समय से पंचायतों के चुनाव कराने के बजाय उन्हीं निर्वाचित प्रधानों को यानी पॉलिटिशियंस को, लोकल पॉलिटिशियंस को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है। तो इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सुनील कुमार जी, जो उत्तर प्रदेश कैडर के सीनियर आईएएस अफसर रहे हैं और इस तरह के सार्वजनिक विषयों पर लगातार लिखते रहे हैं। सुनील कुमार जी, क्या इसके पीछे मंशा लगती है कि प्रधानों को पहली बार एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है, जबकि इसके पहले अगर ऐसी नौबत आती थी तो जो ब्लॉक के ऑफिसर होते थे उनको बनाया जाता था प्रशासन? नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले लगभग 1.5 साल में जो उत्तराखंड में प्रयोग किया गया था कि वहाँ पर जब ग्राम पंचायतों का टेन्योर समाप्त हो गया था तो पहले स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको प्रशासक नियुक्त किया था, लेकिन 15 दिन के अंदर जो आपके निवर्तमान ग्राम प्रधान थे उनके दबाव में उन्होंने उस आदेश को परिवर्तित कर दिया। हालांकि बाद में हाईकोर्ट में ये मामला जब गया तब इस पर भी चिंता व्यक्त की गई और 6 महीने के बाद जब 2 महीने और एक्सटेंड करना पड़ा, चुनाव की तिथि खत्म होने में करीब 8 महीने का समय लगा, तो आखिरी 2 महीने में उन्होंने पुनः एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासक बनाया। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर हाईकोर्ट में उन्हें अपने इस कदम के लिए उतना समर्थन नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक तौर पर जो उत्तराखंड में प्रयोग शुरू किया गया उसे राजस्थान में दोहराया गया और अभी हाल ही में महाराष्ट्र में दोहराया गया और अब सबसे लेटेस्ट जो है कि आपका 26 मई को ये उत्तर प्रदेश में इनको 6 महीने के लिए प्रशासक बनाया गया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी कारण इसके पीछे रहे, जहां पर स्थानीय या लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स को सूट नहीं करता है राजनीतिक दृष्टिकोण से, तब वहां पर वो चुनाव को देरी से कराना चाहते हैं और देरी से कराने में, और ये आज कोई नया पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी विलंब से होता था, तो उस समय जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको प्रशासक नियुक्त किया जाता था, न कि निवर्तमान ग्राम प्रधान को। ये एक बहुत ही मतलब फाइन डिस्टिंक्शन है जिसको हमें समझना होगा और इसके पीछे जो राजनीति समझ में आती है कि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो बड़ी संख्या में ग्राम प्रधानों का सपोर्ट अपने लिए आगामी जो चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के हों या लोकसभा के हों, उसमें वो उनका सपोर्ट प्राप्त कर लेंगे। कदाचित यही मंशा इसके पीछे हो सकती है और कोई विधिक और संवैधानिक व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं है, जो बिल्कुल स्पष्ट है। ये बहाना बनाया गया कि साहब जो पंचायतों में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए और डिलिमिटेशन के लिए समय नहीं है, तो और वो देर से उनकी नियुक्ति की गई, तो जब मालूम है कि 5 साल में टर्म खत्म हो जाएगा तो ये काम पहले क्यों नहीं हो सकता था समय से? बिल्कुल, और यहीं पर मैं मानता हूं, क्योंकि ये जो तिथि इनकी 26 मई को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, ये पूरे प्रदेश में सभी लोगों को 5 साल पहले से पता था। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी पता था कि 26 मई 2026 को इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो जो डिलिमिटेशन का कार्य था या नए वार्ड्स का परिसीमन होना था या किसी एग्जिस्टिंग ग्राम पंचायत को अगर म्यूनिसिपैलिटी या नगर पंचायत परिवर्तित करना था, तो यह सारा कार्य आसानी से 6 महीने पहले, साल भर पहले किया जा सकता था।
और ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं किया, पिछले 5 सालों में इन्होंने कई जगहों पर जो आपके पंचायत थे उनको समाप्त किया और उसको नगर पंचायत के रूप में उन्होंने उसका नोटिफिकेशन जारी किया। आपका नोएडा और ग्रेटर नोएडा और आपका यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में जब उसका एरिया को बढ़ाया गया तो वहाँ पर तो जो फंक्शनिंग पंचायत थी उनको भी मतलब निरस्त कर दिया गया और उसको उस नोएडा, ग्रेटर नोएडा इसके एरिया में शामिल कर लिया गया। तो कहने का लबो-लुबाब ये है कि अगर ये चाहते तो ये डिलिमिटेशन का कार्य और रिजर्वेशन का कार्य, रिजर्वेशन के लिए भी जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट की नीति घोषित की थी, वो पिछले 2 साल से सभी लोगों को पता है, वो आसानी से 1 साल पहले प्रारंभ करके कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं पर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल या राजनीतिक कारण है जिसकी वजह से ये जो डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन का कार्य था उसको इन्होंने समय से पूरा प्रारंभ नहीं किया और अभी 18 मई को उन्होंने उस कमीशन का गठन किया जिसको 26 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट देनी है रिजर्वेशन के लिए। तो इसके पीछे कारण विशुद्ध रूप से बाहर से देखने पर लगता है कि राजनीतिक है, क्योंकि यही उत्तर प्रदेश सरकार 2021 में जब कोविड पैंडेमिक, जो कोविड अपने चरम पर था, उस समय उन्होंने जिद करके जो पंचायत के चुनाव थे अप्रैल मई 2021 में इन्होंने संपन्न कराए थे, जबकि उस समय कई और राज्यों में कोविड के कारण जब लॉकडाउन था और भी तमाम तरह की समस्याएं थी, उन्होंने चुनाव को स्थगित किया था। और जबकि उस समय भी 1 साल के बाद विधानसभा का चुनाव होना था, तो जब इन्हें पॉलिटिकली सूट किया तो इन्होंने समय से चुनाव कराया पंचायतों का। और आज लगता है कि जब इन्हें पॉलिटिकली सूट नहीं कर रहा है तब ये पंचायत के चुनाव को डिलिमिटेशन और आरक्षण पूरा का कार्य पूरा ना होने के बहाने उसे टाल दे रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव तो जो निर्धारित समय है उसके हिसाब से मार्च में होना है। कार्यकाल अभी प्रशासक बनाया गया प्रधानों को 6 महीने के लिए, तो इसका मतलब दोबारा फिर ये स्थिति आएगी, निर्णय करना पड़ेगा सरकार को कि या तो इन्हीं प्रधानों को आगे कार्यकाल बढ़ाएं या फिर तब ऑफिसर्स को बनाया जाए प्रशासक। देखिए, सामान्य रूप से जो एडमिनिस्ट्रेटर का प्रावधान है, अगर आप संवैधानिक व्यवस्था देखें तो संविधान के हिसाब से 5 साल के अंतर्गत चुनाव संपन्न करा लिए जाने हैं। यहाँ पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर के रूल की व्यवस्था जो पंचायत हैं या म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं इनके लिए नहीं की गई है, जबकि स्टेट असेंबली के लिए कि अगर इमरजेंसी घोषित हो, धारा 356 लगी हुई हो, तो वहाँ पर बाकायदा व्यवस्था की गई है कि गवर्नर्स रूल कैसे लगेगा। उसी तरह की कोई व्यवस्था संविधान में नहीं है। इसके बावजूद जो आपके स्टेट पंचायती राज एक्ट हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटर की व्यवस्था की गई है कि 6 महीने तक के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को तैनात किया जा सकता है ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस। अब ये अनअवॉइडेबल रीजंस या अपरिहार्य कारण क्या हो सकते हैं, ये चीज़ तो अंत में कोर्ट को ही तय करना होगा और ये हाई कोर्ट में ही मामला गया हुआ है, वहीं पर निर्णय होगा कि जो ये कारण बता रहे हैं वो अपरिहार्य कारण की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा। जबकि मेरा यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव जिस दिन होनी है या निर्धारित तिथि पर जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर तय करता है, उस दिन जो भी एग्जिस्टिंग डिलिमिटेशन है या जो भी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसी के आधार पर चुनाव कराना उसका फर्ज है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर
क्योंकि ये दोनों अधिकार राज्य सरकार ने अपने पास रखे हैं, इसलिए वो वेट करते रहते हैं कि वो हमें डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन हमें दें, उसके बाद हम ये कराएंगे। वो मामले को प्रेसिपिटेट नहीं करते हैं। यानी कहीं न कहीं जो राज्य निर्वाचन आयोग है उनकी भी ढिलाई है या वो दबते हैं राज्य सरकार से? इसमें मेरे ख्याल से कोई दो मत नहीं है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, कमिश्नर हैं, वो एक संवैधानिक पद है, उन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है कि हाईकोर्ट के जज की भांति उनकी सेवा शर्तें होती हैं, उनको हटाना भी जो है वो संभव नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देश भर के चुनाव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स की कार्यप्रणाली को देखें तो दुर्भाग्यवश ये देखने को मिलता है कि अधिकतर जगहों पर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने जो कहा उसके अनुसार ही वो चले हैं। उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन करने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोताही बरती है। तो ये चीज यूपी के मामले में भी परिलक्षित हो रहा है। ये मामला यूपी का तो हाईकोर्ट गया था और हाईकोर्ट को स्ट्रिक्टली अगर लीगली स्पीकिंग संविधान के हिसाब से कह देना चाहिए था कि भाई आप समय से चुनाव कराइए, उसमें क्या दिक्कत थी? हाईकोर्ट भी कहीं ना कहीं इस मामले में एक तरह से राज्य सरकार को मौका दिया हाईकोर्ट ने। ये चीज सही आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर जो हाईकोर्ट्स हैं उनका जिस तरीके से वहां पर केस चलती है वो कहीं ना कहीं पर शक की गुंजाइश खड़ा करती है। उदाहरण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो अखबारों में ही छपा था कि अप्रैल के महीने में ही, मार्च अप्रैल के महीने में ही जब ये मामला वहाँ पर आया था तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट ये किया था कि अगली तारीख तक स्टेट इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार हमारे पास चुनाव की जो पूरी रूपरेखा है कि किस कार्यक्रम के अनुसार वो चुनाव कराएंगे वो हमारे सामने प्रस्तुत करें। अभी जो मेरी जानकारी है कि संभवतः इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये मामला अभी लंबित है, संभवतः आज भी उसकी हियरिंग हो रही है और वहाँ पर क्या निर्णय होगा वही अंत में तय करेगा कि चुनाव कब होता है। हमने दो जगह देखा है, हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि वहाँ पर हाईकोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट रुख अपनाया। जनवरी 2026 में वहाँ पर कार्यकाल खत्म हो रहा था, वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट थी, कांग्रेस शासित राज्य है, वहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि क्योंकि पिछले साल आपदा प्रभावित राज्य बना था हिमाचल प्रदेश, इसलिए जनवरी में वो चुनाव नहीं करा सकते हैं क्योंकि वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू था। वहाँ पर हाईकोर्ट ने बिल्कुल इनको कड़े निर्देश दिए कि आप चुनाव को समय से कराना आपकी संवैधानिक बाध्यता है और हाईकोर्ट के दबाव में ही अभी 31 मई तक उनको जो है अपने चुनाव कराने पड़े और वहाँ पर चुनाव के परिणाम भी घोषित हुए। तो यानी जो विलंब वहाँ पर हुआ वो 4 महीने का हुआ और 4 महीने में हाईकोर्ट के दबाव में उनको करना पड़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह के कोई आदेश पारित नहीं हुए। तो सुनील कुमार जी, संविधान एक है, कानून एक है, तो ये हाईकोर्ट का रुख अलग अलग कैसे हो सकता है? अब देखिए यहाँ पर कई बार होता है कि विधिक मामलों में तो जो आपके वकील हैं वो ज़्यादा बताएंगे, लेकिन 2-3 चीज़ों जो स्टैंड आउट करती है कि कई बार जो विधिक प्रक्रिया है कि साहब हम कह सकते हैं या कोर्ट कह सकती है कि हमने इनका काउंटर एफिडेविट आना था, वो समय से प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हमने आगे की तारीख दे दी। या कोई और जो वकील खड़ा होकर के रिक्वेस्ट कर लेता है, स्टैंडिंग काउंसिल हो या विरोधी पार्टी का वकील हो, कोई भी वकील खड़े कि साहब आज मेरी तैयारी नहीं है, हमारे सीनियर कहीं और केस में व्यस्त हैं, हमको अगली तारीख दे दी जाए, और फिर अगली तारीख दे दी जाएगी। तो कई बार ये भी देखने में आया है कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला लंबे समय तक खिंचता रहे तो फिर ये पूरा मामला जो है उसमें जजमेंट आता भी है तो वो इनफ्रक्चुअस हो जाता है
उसका कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि तब तक राज्य सरकार को जो भी राजनीतिक लाभ हासिल करना था उन्होंने कर लिया। पंचायतों का गठन नहीं होना था, वो गठन नहीं हुआ। प्रशासक को जो अपना कार्य निपटाना था उन्होंने अपना कार्य निपटा लिया। और इस पूरे मामले में फिर अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आता है तो वो बेमानी हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि जो नुकसान होना था वो तो हो चुका होता है। एक पहलू और है उत्तर प्रदेश में खास करके कि जो 3 टियर गवर्नमेंट की कल्पना की गई थी, तो पंचायतें एक तरह से कि वो स्वतंत्र रूप से काम करें अपने जो उनका दायरा है उसमें। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत जो विकेंद्रीकरण करना था वो नहीं किया गया, और एक तरह से यहाँ पंचायतें राज्य सरकार के विभागों का एक एक्सटेंशन के तौर पे काम करती हैं, और प्रधान जो है वो मोटे तौर पर ब्यूरोक्रेसी के मातहत उसको तमाम चीज़ें करनी पड़ती है, और चाहे वो एसडीएम हो चाहे सीडीओ हो, और उसकी वजह से तमाम करप्शन भी है। आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों की को क्यों नहीं विकेंद्रित किया गया, अधिकार क्यों नहीं दिए? देखिए, इसमें 2-3 चीज यहाँ पर मैं परिप्रेक्ष्य में रखना चाहूँगा कि 1993 में संविधान संशोधन हुआ। 1995 तक का समय था राज्यों को कि वो अपने पंचायती राज एक्ट्स और रूल्स में जो प्रावधान हैं, चेंजेस हैं, वो कर लें, और 1995 में वो अपना चुनाव करा लें। तो उन अधिकतर राज्यों ने 1995 में चुनाव, पंचायत के भी चुनाव उन्होंने करा लिए। तो उस हद तक जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान कर लिए गए। लेकिन जो विषय थे, जो आपका 11वीं शेड्यूल में, 11th शेड्यूल में जो 29 विषय दिए हुए थे, उनको जो ट्रांसफर होना था, हस्तांतरण होना था पंचायतों को, ये कार्य कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में प्रारंभ किया गया। लेकिन उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आते गए, चाहे वो उसी पार्टी के ही क्यों ना हो, वो उन जीओस को वापस लेते गए, तो रोल बैक होता रहा। आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत हैं, जैसा आपने बताया कि वो कार्यदायी संस्था के रूप में काम कर रहे हैं, विभागों के कार्यदायी संस्था के रूप में, चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग हो, चाहे वो आपका जल निगम हो, जो कार्य वो सौंपेंगे वो कार्य ये संपादित करेंगे, जबकि वो कार्य में पूरी तरह से इनको हस्तांतरित होना था। उसका बजट, उसके पर्सनल, मतलब जो विभागीय कर्मचारी थे वो भी हस्तांतरित होने थे, ये सारी कार्रवाई होनी थी। लेकिन आज भी हम यूपी में पाते हैं कि वहां पर एक सफाई कर्मचारी जिसकी तैनाती नियुक्ति राज्य स्तर से मायावती जी के कार्यकाल में हुआ था, वो हर एक पंचायत में तैनात है। वो काम करता है या नहीं करता है वो बाद की बात है, लेकिन वो एक व्यक्ति तैनात है। और हाल के दिनों में एक अकाउंटेंट को भी और डेटा एंट्री ऑपरेटर को भी संभवतः वहां पर तैनात किया गया है। तो केवल 3-4 जो हैं वो पंचायत के फुल फ्लेजेड अधिकारी या कर्मचारी आज की तारीख में हैं। बाकी चीज़ों के लिए वो पूरी तरह से जो ग्राम प्रधान है वो विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के रहमो करम पर निर्भर है। तो दुर्भाग्यवश 30 साल के बाद भी या 33 साल के बाद भी उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थिति कार्यदायी संस्था से अधिक नहीं है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थिति कार्यदायी संस्था से अधिक नहीं है, और अब राजनीतिक लाभ के लिए कि जो वर्तमान प्रधान हैं वो आगे चल के उनको सहयोग दें विधानसभा चुनाव में, समझा जाता है कि इसी कारण उनको प्रशासक बना दिया गया है और समय से चुनाव नहीं कराया गया। एक पहलू इसका और है कि विपक्ष को इस मुद्दे को जिस तरह से उठाना चाहिए था, विपक्ष भी नहीं उठा रहा। क्या उन्हें भी डर है कि प्रधान नाराज हो जाएंगे? अब यहाँ पर वही है कि दोनों पार्टी, मतलब दोनों पक्ष, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, उनका जो नजरिया है पंचायतों के प्रति, उसमें कोई बहुत
मूलभूत या मौलिक विभेद हमें देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि पिछले 30 सालों में 33 साल में केवल एक ही पार्टी सत्ता नसीन रही हो। उस समय दूसरे पार्टी के भी कार्यकाल देखने को मिला, चाहे वो बसपा का हो या सपा का हो, लेकिन वहां पर भी पंचायतों को मजबूत करने के दृष्टिकोण से कोई कदम लिया गया हो, ये ध्यान में नहीं आता है। और जो आज स्थिति बन रही है वो कदाचित वहीं पर है। तो ज़्यादा मुझे लगता है कि पंचायतों को राजनीतिक दल इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि यहाँ पर जो 7.5 लाख चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उसमें वो अपने वर्कर्स को, वहाँ पर जिसको वो एमएलए एमपी नहीं बना सकते हैं, उनको वो जिला पंचायत में या ब्लॉक पंचायत में या ग्राम पंचायत में वो उनको वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से उन्हें नहीं लगता है, क्योंकि उनकी सोच में भी वो सीएम और डीएम कि हमारा जिलाधिकारी हमारा हो और सीएम का कार्यालय मजबूत हो, तो वो फिर बाकी सारा कुछ आसानी से करवा लेंगे, बाकी सारे जो हैं वो पेरिफेरल हैं। तो अगर ये सोच है और पंचायतों को, स्थानीय सरकारों को मजबूत करने के दृष्टिकोण से जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार कार्य करने की मंशा नहीं है, तो वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो इस मामले पर चुप्पी साध लेते हैं। और जितना पुरजोर इसका सपोर्ट होना चाहिए और या इसका विरोध होना चाहिए, जैसे चुनाव स्थगित अभी करा लिया गया है, इसमें कोई भी अनअवॉइडेबल रीजन नहीं है, लेकिन कोई भी राजनीतिक रूप से इसका विरोध कहीं पर विरोध के स्वर उठते हुए नहीं देखे। अभी अगर विरोध कोई कर रहा है तो जो भावी कैंडिडेट्स हैं, जो पंचायत के चुनाव को लड़ने वाले हैं, वही इस मामले को उठा रहे हैं, वही इस मामले में हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। और उनकी भी संख्या अगर देखी जाए तो बड़ी होगी। अगर 7.5 लाख पद हैं और हर एक पद पर अगर 3-4 लोग भी हो तो 25-30 लाख लोग तो पॉसिबल पोटेंशियल कैंडिडेट्स ही हो जाएंगे, तो वो भी एक बड़ी संख्या हो जाती है। तो अभी जो विरोध इसका हो रहा है वो उन्हीं के स्तर से हो रहा है। राजनीतिक दल के द्वारा कोई विरोध किया गया हो, ये एटलीस्ट कम से कम मेरे संज्ञान में नहीं है। जी, हमारे संज्ञान में भी नहीं है। और हम दर्शकों से कहेंगे कि इन प्रश्नों पर, ये बहुत जरूरी प्रश्न है कि नंबर 1 के उत्तर प्रदेश में या और बाकी जो राज्य हैं, उत्तराखंड जैसे या राजस्थान या महाराष्ट्र, समय से चुनाव क्यों नहीं पंचायतों के कराए गए, नंबर 1। और नंबर 2, उत्तर प्रदेश में खास करके जो पंचायतों के संवैधानिक अधिकार हैं एक स्वायत्त शासी निकाय के रूप में, उनको वो अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, और क्यों उनको एक सरकारी जो विभागों का जो एक एक्सटेंशन की तरह, कार्यदायी संस्था की तरह या एक ठेकेदारों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ग्राम पंचायतों को। इस विषय पे आपका क्या कहना है, आप जरूर अपनी टिप्पणी में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील कुमार जी, आपने पूरी संवैधानिक और राजनीतिक दोनों स्थिति को स्पष्ट किया।